नमस्कार, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। इस वीडियो में हम लोग तीन इंपॉर्टेंट टॉपिक्स को डिस्कस करने जा रहे हैं। पहला इंपॉर्टेंट अपडेट है, ऑफिशियल अपडेट है यूपी के न्यू कॉलेजेस के बारे में। क्या है पूरी खबर, बहुत ध्यान से सुनिएगा, क्योंकि यूपी में न्यू कॉलेजेस खुलने से ऑल इंडिया कोटा के एक्सपेक्टेड कट ऑफ एज वेल एज यूपी के एक्सपेक्टेड कट ऑफ पे मेजर चेंजेस आ सकते हैं। दूसरा, आपको मैं कट ऑफ के बारे में बताऊंगा एक फाइनल बार की एक्सपेक्टेड कट ऑफ लास्ट राउंड तक कितने कॉलेजेस खुलने तक क्या हो सकता है ऑल इंडिया कोटा के थ्रू, कुछ स्टेट्स के थ्रू और दिल्ली के कट ऑफ के बारे में, जिसको लेकर आप सभी बहुत ज़्यादा कंफ्यूज्ड हैं। एंड अब सिंस काउंसलिंग का रास्ता क्लियर हो चुका है तो आप लोगों को काउंसलिंग को समझना बहुत ज़रूरी है। एंड तीसरा और इम्पॉर्टेंट चीज़, माननीय सुप्रीम कोर्ट की जो आज की हियरिंग थी उसको लेके कुछ बातचीत हम करेंगे कि आगे क्या चीज़ें हो सकती हैं 8 जुलाई को, क्योंकि रीनीट को लेके अभी भी आप लोगों में कुछ संशय बना हुआ है तो उसको पूरी तरीके से क्लियर कर दिया जाएगा। तो प्लीज़ वीडियो को ध्यान से देखिएगा, एक एक शब्द को ध्यान से सुनिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं। शुरुआत करते हैं। सबसे पहला टॉपिक हमारा वीडियो का ये है कि यूपी में न्यू कॉलेजेस खुलने की एक्सपेक्टेशन क्या है, जिसको लेके काफ़ी ज़्यादा बातें चल रही हैं। 13 कॉलेज, 21 कॉलेज। तो आज यूपी डीजीएमई की ऑफिशियल वेबसाइट, मैं आपको वेबसाइट सबसे पहले दिखाना चाहूँगा, आप खुद भी खोल के देख सकते हैं, इस पर नोटिस पड़े हुए हैं। यूपी की दो ऑफिशियल वेबसाइट हैं, पहला यूपी नीट जिसपे काउंसलिंग होती है और दूसरा यूपी डीजीएमई जिससे मेडिकल फील्ड से रिलेटेड, मेडिकल एडमिशन से रिलेटेड, काउंसलिंग से रिलेटेड जितना ऑफिशियल डेटा है यहाँ पे पब्लिश होता है। तो उस पे 11 जून को ये ऑफिशियल नोटिस पब्लिश हुआ था, जहाँ पे हमें ये पता चला कि अभी जो 2018 में बैच पास आउट हुआ है, 2018 का जो एमबीबीएस का एज वेल एज पीजी का बैच पास आउट हुआ है, क्योंकि यूपी में पहली बार जो बॉन्ड था वो 2018 में इंट्रोड्यूस किया गया था। तो 2018 के जो बच्चे पास आउट हुए हैं उनको बॉन्ड को सर्व करने के लिए यूपी में गवर्नमेंट लगा रही है। और ये नोटिस से हमें ये पता चलता है, नीचे जाके देखेंगे कि बॉन्ड को यूपी में इतना स्ट्रिक्ट कर दिया गया है कि कुछ ऐसे बच्चे जो कि बॉन्ड की लिस्ट में सारे कॉलेजेस का नाम जिन्होंने नहीं भरा था, मैं आपको बताना चाहूँगा कि जिस तरीके से आपकी चॉइस फिलिंग होगी कॉलेजेस के अलॉटमेंट के लिए, उसी तरीके से बॉन्ड के लिए भी, बॉन्ड सर्व करने के लिए भी काउंसलिंग होती है। आपको चॉइस फिलिंग करनी होती है कि आप किस ऑर्डर में जाके, मतलब कहाँ, जहाँ जहाँ वैकेंसी से आपको जाके सर्व करना होता है। तो यहाँ से हमें इंपॉर्टेंट अपडेट ये निकल के आया कि गोंडा मेडिकल कॉलेज, सोनभद्र मेडिकल कॉलेज, अभी अलॉटमेंट की पूरी लिस्ट तो नहीं आई है, गोरखपुर मेडिकल कॉलेज, तो इन कुछ कॉलेजेस में। इसके अलावा जो हमें अलग अपडेट मिली वो मिली लखीमपुर खीरी मेडिकल कॉलेज को लेके और ललितपुर मेडिकल कॉलेज को लेके, जो कि झांसी के पास में है। लखीमपुर के बारे में मुझे ये अपडेट पता चला कि जो हरदोई मेडिकल कॉलेज के प्रिंसिपल हैं उनको ही लखीमपुर मेडिकल कॉलेज का चार्ज दिया गया है। हरदोई मेडिकल कॉलेज में उनके पास में 2 इनोवा मौजूद हैं जो कि उनको दूसरी ड्यूटी के तहत दी गई है। एक स्टूडेंट से बात करने पे हमें ये चीज़ें पता चली। सोनभद्र और ललितपुर का हमारे सोर्सेज ने बताया कि सारी चीज़ें ऑलमोस्ट कंप्लीट है, लोगों ने विजिट किया। और गोंडा में हमने यहाँ पे देखा कि सिंस जेआर की पोस्टिंग हो रही है, जेआर होते हैं, नॉन पीजी जेआर होते हैं, एमबीबीएस करने के बाद में जो बॉन्ड सर्व करने के लिए आपको रूरल सर्विस के लिए लगाया जाता है। तो यहाँ पे एक और इंपॉर्टेंट चीज़ क्लियर हो जाती है कि यूपी में जाके आगे आपको 2 साल का बॉन्ड सर्व करना पड़ सकता है, इसकी हाई प्रोबेबिलिटी है। हालांकि अच्छा खासा पे है बट स्टिल। और दूसरी चीज़ आप यहाँ पे देख सकते हैं, जो पहली स्टूडेंट का नाम है आरुषि बत्रा, उनकी जो रैंक है वो 5319 है, यानी कि टॉप रैंक के बच्चों को भी बॉन्ड सर्व करना पड़ रहा है। क्योंकि यूपी से भी पीजी के रिजल्ट्स बहुत ज़्यादा अच्छे नहीं निकलते हैं, 2 से 4% बच्चे अपीयरिंग ईयर में पीजी निकाल पाते हैं, तो ज़्यादातर लोगों को बॉन्ड सर्व करने के लिए डाल दिया जाता है। मैं सबसे पहले यहाँ पे आपको एक और इंपॉर्टेंट चीज़ दिखाना चाहूँगा। यहाँ पे बॉन्ड की मेरिट लिस्ट है, आप देख सकते हैं, ये ऑफिशियली पड़ी हुई है 2018 बैच। आपको विजिबल है अगर तो बताइए मुझे, ठीक है। तो यहाँ पे 2018 बैच का आप देख सकते हैं पूरा मेरिट लिस्ट पड़ा हुआ है जिनको बॉन्ड सर्व करने के लिए लगाया जा रहा है। यानी कि इससे हमें ये पता चलता है कि यूपी में जो मैं अप्रूवल्स की बात कर रहा था उनकी प्रोबेबिलिटी अच्छी खासी बढ़ जाएगी, क्योंकि अभी जो पीजी करके बैच पास आउट हुआ है उनको भी बॉन्ड सर्व करने के लिए लगाया जाएगा, तो एसोसिएट प्रोफेसर्स की जो कमी है वो पूरी हो जाती है, नॉन पीजी जेआर्स की पूरी कमी हो जाती है। तो एनएमसी के थ्रू यूपी के इन कॉलेजेस को अप्रूवल्स मिलने के जो चांसेस हैं वो सिग्निफिकेंटली बढ़ जाते हैं। अब एग्जैक्टली कितने कॉलेज खुलेंगे, बस इस चीज़ पर डाउट बचता है। कॉलेजेस खुलना ऑलमोस्ट तय है। इसी के साथ मैं सभी लोगों को बताना चाहूँगा कि जब आपका काउंसलिंग का रजिस्ट्रेशन वगैरह स्टार्ट होगा उससे पहले या उस दिन आपका सीट मैट्रिक्स आता है। अगर आप लास्ट ईयर के एमसीसी के शेड्यूल को जाके देखें, काउंसलिंग से पहले एमसीसी प्रॉपर शेड्यूल दे देता है कि किस तरीके से आपकी एक्टिविटीज़ होंगी। चारों राउंड का शेड्यूल ही एडवांस में आ जाता है, तो वहाँ पे सीट मैट्रिक्स आता है।
जिस कॉलेज की सीट मैट्रिक्स में आ जाती हैं उसी को हम कंसिडर करते हैं कि वो कॉलेज ओपन हो रहा है। क्योंकि अगर कॉलेज ओपन हो गया और एडमिशन एमबीबीएस बैच में नहीं हो रहा है, इट डज नॉट मीन एनीथिंग फॉर अस। कुछ चांसेस होते हैं कि राउंड 2 में या राउंड 3 में भी कॉलेज ऐड हो जाए, बट रेयर चांसेस होते हैं। तो हमारा मानना है ये सारी चीज़ें हो जानी चाहिए। अब इसके बाद में आते हैं हमारी अगली इंपॉर्टेंट बात पे, जो कि है एक्सपेक्टेड कट ऑफ। ये मैंने आपको पहले भी दिखाया है, आज आपको एक्सप्लेन करना चाह रहा हूँ। पहला इंपॉर्टेंट टॉपिक तो ये है कि जो ग्रेस मार्क्स हटाने का कोर्ट ने डिसीजन लिया है उससे क्या इम्पैक्ट पड़ेगा। तो हमें सिंस एनटीए ने ट्रांसपेरेंट डेटा प्रोवाइड नहीं किया है कि कितने लोगों को ग्रेस मार्क्स दिया गया जो कि 25,000 के ऊपर है, 50,000 के ऊपर है, यानी कि किन बच्चों को ग्रेस मार्क्स दिया गया, और ग्रेस मार्क्स हटाने के बाद में उन बच्चों का तो अब रीनीट होने जा रहा है, तो उसमें से कुछ इन परफॉर्म करते हैं, नहीं परफॉर्म करते हैं, जो कुछ भी होता है, आपकी रैंक पे जो मैक्सिमम डिफरेंस पॉसिबल है वो 1500 के आसपास है। मतलब 1500 से आपकी रैंक इंप्रूव कर सकती है। अब ऑब्वियस है कि कोई बच्चे की रैंक अगर 1000 है तो उसकी रैंक 1500 से नहीं इंप्रूव करेगी। कोई बच्चे की रैंक 1500 है तो उसकी रैंक 1 नहीं हो जाएगी। तो थोड़ा सा चीज़ों को आपको लॉजिकली समझना है कि सारे 1500 बच्चों को 1 से 1500 रैंक नहीं दे दी गई है जिससे कि सारी रैंक ऊपर शिफ्ट हो जाए। वो बच्चे बीच बीच में स्प्रेड हैं, कहाँ पे हैं क्या है उससे नहीं फर्क पड़ेगा, बट मेजर चेंजेस नहीं आने वाले हैं। मेजर चेंजेस हम कंसिडर कर सकते हैं कि हाँ, किसी की 24,000 25,000 रैंक है, अगर उसकी 500 रैंक भी रिड्यूस हो जा रही है तो उसको सिग्निफिकेंट रिलीफ मिल सकता है गवर्नमेंट कॉलेज मिलने के लिए। तो उसको लेके आपको चिंता बहुत ज़्यादा नहीं करनी है। रिजल्ट आएगा, उसके बाद में नए रैंक्स आने के बाद में काउंसलिंग होगी। काउंसलिंग को लेके अब आपको चौकन्ना हो जाना है क्योंकि काउंसलिंग आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। 5.5 साल आपको कॉलेज में बिताने हैं, तो प्रॉपर तरीके से चीज़ों को एनालाइज करना सीखिए एंड चैनल को रेगुलरली फॉलो करिए कंटेंट के लिए। अब हम बात करते हैं सेफ रैंक्स की। मैंने यहाँ पे पर्टिकुलरली सेफ रैंक मेंशन किया है। एक्सपेक्टेड कट ऑफ नहीं मेंशन करने का रीज़न ये है कि एक्सपेक्टेड कट ऑफ यानी कि एग्जैक्टली कट ऑफ कितना जाएगा इस चीज़ को आप नहीं बता सकते हो। जैसे अगर हम 25,000 प्रोजेक्ट कर रहे हैं, 25,013 होगा, 25,070 होगा, 25,085 होगा, ये नहीं कहा जा सकता है। अगर ये कहा जा सकता तो एनटीए या एमसीसी पहले ही बोल देता कि इतने बच्चे काउंसलिंग कराएं, बाकी बच्चे काउंसलिंग नहीं कराएं। तो बॉर्डर जोन हमेशा रहता है, वहाँ पे 5-10 % का बफर रहता है जिसमें आप 500 रैंक या 1000 रैंक का बफर मान के चल सकते हैं। एक रैंक होती है जिसके नीचे प्रोबेबिलिटी, जैसे जैसे आप दूर जाते हैं उस रैंक से, प्रोबेबिलिटी आपको कॉलेज मिलने की, गवर्नमेंट सीट मिलने की डिक्लाइन होती जाती है। तो स्टार्ट करते हैं, सेफ रैंक समझ लेते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान से समझिएगा। सबसे पहली चीज़ मैं आपको ये बताना चाहूँगा कि यूपी में अगर एक कॉलेज ऐड होता है, सपोज हम करते हैं, तो यूपी स्टेट कोटा का जो कट ऑफ है वो लगभग ऑल इंडिया रैंक के स्तर पे 400 रैंक तक गिरने की संभावना होती है जनरल ओबीसी ईडब्ल्यूएस कैटेगरी के लिए। यानी कि अगर सपोज करते हैं कि 2022 में यानी कि पिछले साल यूपी का जनरल कैटेगरी का स्टेट कोटा का कट ऑफ राउंड 1 में 20,000 होगा, तो इस बार नए कॉलेजेस खुलने में उसकी 20,500 तक जाने की संभावना होगी। तो 10 कॉलेजेस खुलने पर मोटा मोटा 4 से 5,000 के बीच में कट ऑफ बढ़ने की संभावना होगी। एंड इसका इम्पैक्ट जो है वो ऑल इंडिया कोटा पे बहुत ही ज़्यादा पड़ता है। रीज़न बीइंग कि यूपी के अच्छे खासे बच्चे होते हैं। अब 22,000 आप मान के चलिए अगर यूपी का कट ऑफ हो जाता है, और लास्ट ईयर ऑल इंडिया कोटा से जो कट ऑफ था वो 23,000 गया था, यानी कि यूपी के जो बच्चे हैं वो जाके जो ऑल इंडिया में सीट ऑक्यूपाई करते हैं, 85% सिंस स्टेट कोटा होता है, 100 सीटें बढ़ने पे 85 सीटें यूपी कोटा की होती हैं। तो यूपी में बच्चे को सीट मिल जाएगी तो ऑल इंडिया का कट ऑफ भी वहाँ पे रिलीफ मिलेगा, तो उससे एक सिग्निफिकेंट रिलीफ देखने को मिलेगा। दूसरी चीज़, इसका लिटमस टेस्ट होगा ऑल इंडिया कोटा राउंड 1 का जो कट ऑफ होगा वो। जैसे समझने की कोशिश करिएगा बात को ध्यान से। क्या होता है कि जब आप राउंड 1 की काउंसलिंग कराते हैं, आप बहुत लोगों को पैनिक होता है, कुछ लोगों को ऐसा लगता है कि हम चारों राउंड की काउंसलिंग नहीं कराएंगे तो हमें कॉलेज नहीं मिलेगा। बिल्कुल गलत सोच है। सबसे इंपॉर्टेंट बात समझने की कोशिश करिए, पिछला 10 साल का ट्रेंड उठा के देख लीजिए। ऑल इंडिया कोटा में 5,000 रैंक तक, राउंड 1 की अगर हम बात करें, 5,000 रैंक तक के अलॉटमेंट वाले बच्चे में से 90% बच्चे एडमिशन लेते हैं। 5 से 10,000 जो रैंक होती हैं वहाँ पे कुछ 30-40% बच्चे एडमिशन लेते हैं, और 10,000 से ऊपर जहाँ तक भी अलॉट होगा 19,000 20,000 तक, वहाँ पे मियरली 15 से 20% बच्चे एडमिशन लेते हैं। मोर देन 70% सीट जो हैं वो ऑल इंडिया कोटा के राउंड 2 में आ जाती हैं। तो हम क्या करेंगे, अगर कॉलेजेस ऐड होते हैं तो नेक्स्ट ईयर यानी कि इस साल जो ऑल इंडिया कोटा का राउंड 1 का कट ऑफ इस बार का जनरेट होगा, उसको हम लास्ट ईयर का जो ऑल इंडिया कोटा का राउंड 1 का कट ऑफ होगा उससे कंपेयर करके आपको फाइनली आगे क्या कट ऑफ जा सकता है उस चीज़ को हम प्रॉपर तरीके से बता पाएंगे। तो जो बच्चे बॉर्डर रैंक पे हैं
उन बच्चों को समझने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है कि आपको ऑल इंडिया कोटा की काउंसलिंग के राउंड 1 होने का वेट करना पड़ेगा, तभी आपको आपके जवाब मिलेंगे। दूसरी चीज़, एक्सपेक्टेड कट ऑफ को लेके बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ध्यान रखिएगा। काफ़ी बच्चे पैनिक में हैं कि इन्फ्लेशन होने के कारण हमें सीट नहीं मिलेगी, लास्ट ईयर से कट ऑफ बढ़ जाएगा। रैंक के मामले में कट ऑफ नहीं बढ़ेगा। रीज़न समझिएगा, एक रैंक एक बच्चे को रिप्रेजेंट करता है, ठीक है। तो एक रैंक अगर एक बच्चा है, यानी कि अगर 25,000 रैंक तक, लास्ट ईयर 25,000 बच्चे थे, तो इस बार भी 25,000 रहेंगे। 26,000, 27,000, 24,000, 13,000 ऐसा कुछ नहीं होने वाला है। एक रैंक एक बच्चा, यानी कि 25,000 रैंक तक 25,000 बच्चा ही रहेगा। तो जिस रैंक तक ऑल इंडिया कोटा में लास्ट ईयर कॉलेज मिला है, वो रैंक तो सिक्योर है। 23,000 रैंक तक आपको डरने की कोई भी ज़रूरत नहीं है अगर आप जनरल, ओबीसी और ईडब्ल्यूएस कैटेगरी से आते हैं। कॉलेजेस नहीं भी खुलते हैं तो 23,000 के ऊपर बॉर्डर जोन आप मान सकते हैं, उसमें भी मैं 24.5-25 से ऊपर मान रहा हूँ, क्योंकि लास्ट ईयर बिहार ने काउंसलिंग को मैनिपुलेट किया था। इस चीज़ को समझने की कोशिश करिएगा। अब आते हैं, आपको एक्सप्लेनेशन दे दिया हमने एक्सपेक्टेड कट ऑफ का, तो अब आपसे उम्मीद करेंगे कि आप एक्सपेक्टेड कट ऑफ को ध्यान से समझें, क्योंकि इसको लेके आप सबसे ज़्यादा कंफ्यूज्ड हैं, गलत सवाल पूछ रहे हैं लाइव सेशन में। स्टार्ट करते हैं। अगर हम एम्स की बात करते हैं, एक्सक्लूडिंग मदुरई एम्स, क्योंकि लल्लन टॉप पे एक वीडियो पड़ा हुआ है, उन्होंने जाके बनाया था, सर्च करके यूट्यूब पे देख लीजिएगा, एम्स मदुरई का बिल्कुल भी ख्वाब आपके दिमाग से निकल जाएगा। तो अगर हम एम्स की बात करते हैं तो जनरल में 4200 रैंक तक, ओबीसी में 5200 रैंक तक, ईडब्ल्यूएस में 5500 रैंक तक, एससी में 40,000 और एसटी में 50,000, ये सेफ रैंक्स हैं एम्स पाने के लिए, एक्सेप्ट एम्स मदुरई। ऑल इंडिया कोटा की अगर हम बात करें तो 25,500 तक मैं अभी सेफ रैंक मान के चल रहा हूँ, ओबीसी में 25,800 तक, ईडब्ल्यूएस में 26,500 तक, एससी में 1,35,000 तक और एसटी में 1,60,000 तक को मैं सेफ रैंक मान के चल रहा हूँ। देन दिल्ली कोटा की अगर हम बात करें तो दिल्ली में डीयू के जो कॉलेजेस है, यानी कि यूसीएमएस और एलएचएमसी मैंने सेपरेटली दिया है, बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान से समझिएगा। डीयू कोटा की अगर हम बात करें, बॉयज़ की हम कॉमन बात कर रहे हैं, मतलब यूसीएमएस तक की बात कर रहे हैं, तो यूसीएमएस का जनरल में 3,000 रैंक तक आप सेफ हो, ओबीसी में 10,000 रैंक तक आप सेफ हो, ईडब्ल्यूएस में 6,000 रैंक तक आप सेफ हो, एससी में 50,000 तक और एसटी में 1,70,000 तक। आईपीयू में देन अगेन, यानी कि एनडीएमसी के लिए बॉयज़ और गर्ल्स कॉमन है, 5500 रैंक तक आप अपने आप को सेफ मान के चल सकते हो, हालांकि 5,000 मान के चलोगे तो बेटर है। ओबीसी में 15,000, ईडब्ल्यूएस में 8.5, एससी में 70 और एसटी में 2 लाख रैंक तक। देन अगर हम पर्टिकुलरली एलएचएमसी की बात करते हैं तो जनरल में 4500 तक आप अपने आप को सेफ मान सकते हो, ओबीसी में 12,000 तक सेफ मान सकते हो, ईडब्ल्यूएस में भी 12,000 तक सेफ, एससी में 70,000 और एसटी में 80,000। उत्तर प्रदेश के अगर हम पुराने कॉलेजेस की बात करते हैं, यानी कि झांसी तक के कॉलेजेस की अगर हम बात करते हैं, तो स्टेट कोटा से 8500 रैंक तक आप अपने आप को सेफ मान सकते हो जनरल कैटेगरी में, ओबीसी में 9500 तक, ईडब्ल्यूएस में 10,000 तक, एससी में 90,000 और एसटी में 2 लाख रैंक तक आप सेफ मान के चल सकते हो। मैं खाली पुराने कॉलेजेस की। ओवरऑल अगर हम यूपी की बात करते हैं तो यूपी में जनरल में 18,500 से 20,000 रैंक तक आप सेफ मान के चल सकते हो अपने आप को, ओबीसी में 20,000 रैंक तक, ईडब्ल्यूएस में 20,500 तक, एससी में 1,45,000 और एसटी में 5 लाख तक। हरियाणा कोटा की अगर हम बात करें, हरियाणा, बिहार, राजस्थान के ओल्ड कॉलेजेस मैंने कट ऑफ मेंशन किया हुआ है। हरियाणा में देन अगेन जनरल में 15 से 16,000 तक आप अपने आप को सेफ मान के चल सकते हो। सेफ मतलब मैंने कंसिडर किया है कि आपको गवर्नमेंट कॉलेज मिलने की जो प्रोबेबिलिटी रहेगी किसी भी लाइक हेडर के तहत 95% से ऊपर रहेगी, ठीक है। तो जनरल में 15,000 तक आप सेफ मान सकते हो, ओबीसी में 18,000 तक, ईडब्ल्यूएस में 20,000, एससी में 1 लाख, एसटी में 1,40,000। बिहार की अगर हम बात करें, जनरल में 16,000 तक अपने आप को आप सेफ मानिए, ओबीसी में 18,000 से 20,000, क्योंकि 2 कैटेगरी है ईबीसी और बीसी, तो बीसी में 18, ईबीसी में 21,000 तक, ईडब्ल्यूएस में 19,500 तक, एससी में 90,000 और एसटी में 1 लाख रैंक तक सेफ हैं आप। राजस्थान की ओवरऑल कट ऑफ की बात करें तो 16 से 16,500 रैंक तक आप अपने आप को सेफ मान के चल सकते हैं, ओबीसी में 17,500 तक आप अपने आप को सेफ मान के चलेंगे, ईडब्ल्यूएस में 20,000 तक आप राजस्थान के स्टेट कोटा से कॉलेज पाने के लिए अपने आप को सेफ मान के चल सकते हैं राउंड 3 तक, एससी में 95,000 और एसटी में 5 लाख रैंक तक आप अपने आप को सेफ मान सकते हैं, ठीक है। तो ये था ओवरऑल कट ऑफ आपका राजस्थान का। देन मैंने महाराष्ट्र का और वेस्ट बंगाल का मेंशन किया है, आप उसको पढ़ लीजिए। तो ये हमारी चीज़ें हो गई, मैंने आपको पहले भी बताया हुआ है। आई होप कि अब आपको कट ऑफ को लेकर डाउट्स क्लियर होंगे एंड इस चीज़ पे क्वेश्चन
अब कम से कम 22,000 रैंक के बच्चों को नहीं आएगा कि उनको कहाँ कॉलेज मिल सकता है या कॉलेज मिलेगा नहीं मिलेगा। ये डायलेमा मैं सबसे पहले क्लियर करना चाहता था। अब हम आते हैं माननीय सुप्रीम कोर्ट में आज जो हियरिंग हुई, जो डिसीजन आया, उसकी प्रोसीडिंग्स को, ऑफिशियल प्रोसीडिंग्स को मैंने पूरा पढ़ा। तो उन ऑफिशियल प्रोसीडिंग्स को देखने के बाद में एक जो पर्सपेक्टिव मैं अपना रखना चाहता हूँ वो ये रखना चाहता हूँ कि मुझे भी ऐसा लगता है कि एनटीए एक ट्रांसपेरेंट बॉडी नहीं है। जिस तरीके से एजुकेशन मिनिस्टर ने आज एनटीए को फेवर किया इंटरव्यूज़ में, उसी के साथ में गुजरात में एफआईआर की चीज़ें निकल के आई। सारी चीज़ों का मिक्सअप ये निकल के आता है। एनटीए ने अपने लॉयर से रिक्वेस्ट करा के सुप्रीम कोर्ट में ये याचिका दायर की है कि जितने भी हाई कोर्ट में अलग अलग केसेस हुए हैं उन सभी को सुप्रीम कोर्ट के केसेस के साथ में क्लब कर दिया जाए। तो मैंने अपनी वीडियो में पहले भी ये पॉइंट रखा था कि आप अपने टीचर्स के ऊपर डिपेंडेंट हैं। वेरी रिस्पेक्टेड अलक पांडे सर को भी आज कोर्ट की तरफ से ये स्टेटमेंट सुनना पड़ा कि वो एलिजिबल नहीं है। तो ये काफ़ी शॉकिंग है हमारे लिए कि 25 लाख बच्चे होने के बावजूद काफ़ी सारे बच्चे वेल फाइनेंशियल बैकग्राउंड से, अच्छे फाइनेंशियल बैकग्राउंड से, अच्छे एजुकेशनल बैकग्राउंड से आना चाहते हैं, बट आप यही चाहते हो कि आपकी लड़ाई कोई दूसरा जाके लड़े, आप अपनी लड़ाई को नहीं लड़ना चाहते हो। तो बच्चे अगर प्रॉपर तरीके से पिटिशन करते, ये तो आपका बहुत बड़ा लक है कि एनटीए ने कोर्ट में आते ही हार मान ली। जैसा कि चीज़ें सुनने में आई, एनटीए ने सीधे सीधे कह दिया कि हम बचे हुए 1563 बच्चों का री एग्ज़ाम करा देंगे जिससे कि बचे हुए मुद्दों पे बात ही ना आए। तो ये थोड़ी सी जो चीज़ थी वो वहाँ पे सही नहीं थी। उसी के साथ में हम कुछ कोर्ट के स्टेटमेंट्स को पर्टिकुलरली कवर करना चाहेंगे कि कोर्ट में क्या स्टेटमेंट्स निकल के आए एंड किस तरीके से आपको आगे के लिए अगर आप सोच रहे हैं तो आपको टेक्निकलिटी समझनी होगी कि लीगल चीज़ों की टेक्निकलिटी क्या होती है। और 8 जुलाई को जब हियरिंग होगी या 6 जुलाई, 5 जुलाई जो भी डेट है, उसमें क्या इंटरप्रिटेशंस हो सकते हैं, इसको समझने की हम कोशिश करेंगे। चलिए, पहली चीज़ तो काउंसलिंग को लेके क्लियर है। काउंसलिंग विल गो ऑन एंड वी विल नॉट स्टॉप इट। बहुत ही क्लियर कोर्ट की तरफ से स्टैंड था। इफ द एग्जाम गोज देन एवरीथिंग गोज इन टोटलिटी, सो नथिंग टू फियर। ओके, सो अगर इन केस कोर्ट ने कहा कि इन केस कुछ ऐसा होता भी है कि हमें एग्जाम को कैंसिल करना पड़ता है तो सब कुछ कैंसिल हो जाएगा, बट तब तक काउंसलिंग कराने के लिए वेट नहीं कर सकते हैं। We are on arbitrary grace award of marks and also adoption of unfair means. This has to be said that it is subjected to outcomes of plea pending here, else it will be fail to accomplish. Advocate J. Sai Deepak। तो वहाँ पे जो आपके पेपर लीक को लेके थे उस पर भी चर्चा हुई, बट इसी के साथ में यहाँ पे ये निकल के आया कि कोर्ट जो है, जो एटीट्यूड दिखा, रिसेप्शन दिखा जो चीज़ों की तरफ, वो यहाँ पे ये पर्टिकुलरली डिफाइन कर रहा है कि कोर्ट भी इस चीज़ को बहुत ही फेवरेबल और आपकी तरह इजी नहीं कंसिडर करता है रीनीट को पूरी तरीके से कंडक्ट कर देना। एंड सुप्रीम कोर्ट के फैसले को हम लोगों को अवॉइड करना पड़ेगा। माननीय जजेस ने और माननीय कोर्ट ने जो कहा है उसको आप लोगों को फॉलो करना पड़ेगा, अवॉइड करना पड़ेगा। आगे जो भी प्रोसीडिंग्स और हियरिंग्स निकल के आती हैं उसमें हमें यही दिखेगा कि रीनीट होने की प्रॉबिलिटी अगर बनेगी भी, दोबारा से अगर कुछ चीज़ें निकल के आती हैं तो कैंसिलेशन में उन सेंटर्स के भी टाइम लग जाएगा जहाँ पे पॉसिबली अगर पेपर लीक हुआ है। तो सारे बच्चों की रीनीट होने की पॉसिबिलिटी, मुझे पर्सनली अगर लेवल पे बात करूँ, मैं बहुत ऑनेस्ट और क्लियर रहूँगा अपने ओपिनियन को लेके, पर्सनली मुझे सारे बच्चों की रीनीट होने की प्रॉबिलिटी बहुत ही कम लग रही है। क्योंकि जिस तरीके से कोर्ट का रिसेप्शन था इन फैक्ट्स की तरफ, उससे ये चीज़ क्लियर दिख रही है कि वो उसको फाइनल रेमेडी या अर्जेंट रेमेडी मान के नहीं चल रहे हैं। इसी के साथ में मैं आप लोगों को बोलना चाहूँगा कि जो आप लोग डिपेंडेंट थे, सर आप केस कर दो, मतलब आप लोग अपने टीचर्स की तरफ, जो कि फेमस टीचर्स हैं, उनसे आप दिन भर लाइव सेशंस या बाकी जो भी चीज़ें थी कुछ में लीड ली, अच्छी बात है। बट कोर्ट ने यहाँ पे सीधे सीधे ये स्टेटमेंट दिया था कि जब एडवोकेट ने ये बोला था 1563 अदर स्टूडेंट्स हु अप्रोच कोर्ट फॉर द टाइम नॉट बीइंग ग्रांटेड, व्हाट अबाउट अदर्स हु डिड नॉट कम टू द कोर्ट। तो कोर्ट की तरफ से स्टेटमेंट आया था, आर दे हेयर, आर यू होल्डिंग देयर ब्रीफ, डू नॉट अननेसेसरीली एक्सपैंड द स्कोप। तो सिंपल चीज़ निकल के आती है कि कुछ बच्चे डेफिनेटली ऐसे भी रह गए होंगे जो कोर्ट में नहीं जा पाए, जिनका टाइम लैप्स में भी हुआ हो और उनको एक फेयर अपॉर्चुनिटी नहीं मिली, किसी तरीके की जो विंडो खोलने की रिक्वेस्ट की गई थी कि वो बच्चे और भी अगर हैं जिनका टाइम लैप्स हुआ वो अप्लाई करें। तो इन चीज़ों की इन्वेस्टिगेशन करना पॉसिबल नहीं है। अगर आपको रेमेडी चाहिए थी, आपको खुद कोर्ट जाना होता। पॉसिबली बच्चों को चीज़ें पता नहीं होती हैं, आपके इमोशंस को बरगलाया जाता है। तो ये कुछ चीज़ें हैं जो आज की हियरिंग से आपको समझनी चाहिए कि कोर्ट के हियरिंग के जो आउटकम्स हैं वो लीगल टेक्निकलिटीज़ पे बेस्ड होते हैं।
और ना कि आपके जो आप मास में अप्रोच करते हो, मास में अप्रोच करने से डेफिनेटली अवेयरनेस बढ़ती है, बट जो स्टूडेंट का इंटरेस्ट था जिसलिए आप मेजॉरिटी में कलेक्ट हो रहे थे, उस इंटरेस्ट में तो डिसीजन नहीं आते हुए दिखा ना आपको। दैट मीन्स कि कहीं ना कहीं आपके मेजॉरिटी में होने का कोई फ़ायदा नहीं दिखा। उस मेजॉरिटी का होने का फ़ायदा आपका बस ये दिखा कि हाँ, एक फेमस टीचर ने आप लोगों को लीड किया, रिप्रेजेंट किया, एंड वहाँ से एनटीए कहीं ना कहीं हार मानता हुआ आज कोर्ट में दिखा। तो डेफिनेटली चीज़ों में ट्रांसपेरेंसी नहीं है, उसको लेके सवाल खड़े होंगे अगर प्रॉपर तरीके से प्रूफ दिखाए जाते हैं, क्योंकि खाली प्रूफ कोर्ट में नहीं चलते हैं। प्रूफ को भी आपको एविडेंस जो होता है उसकी वैलिडिटी आपको साबित करनी होती है कि हाँ ये इस रेस्पेक्ट में जो स्टेटमेंट दिया गया है, मतलब कोर्ट में बोला हुआ एक एक सिंगल शब्द मैटर करता है, और कोर्ट का बोला हुआ एक एक सिंगल शब्द भी आपको समझना होगा, क्योंकि आप लोग चीज़ों को इमोशनली देखते हो, बट जबकि कोर्ट में चीज़ें जो होती हैं लीगल टेक्निकलिटीज से होती हैं। तो सिंपल सी चीज़ है, रीनीट की एक्सपेक्टेशन जो है वो लोएस्ट रखें। जिन बच्चों के ऐसे मार्क्स हैं जो कि शायद एक महीने के टाइम में भी अगर पॉसिबली रीनीट हो भी जाता तब भी कवर करना पॉसिबल नहीं होता, प्लीज़ फर्दर अपना टाइम वेस्ट ना करें, नीट 2025 की प्रिपरेशन में लग जाएं। और जो बच्चे काउंसलिंग के एलिजिबल हैं, प्लीज़ अपनी काउंसलिंग को प्रॉपर तरीके से हैंडल करिए, क्योंकि आपको 5.5 साल इस कॉलेज में पढ़ना है। मैं समझता हूँ कि आपको जो आपकी एक्सपेक्टेशन थी वैसा कॉलेजेस शायद ना मिले, बट आपको कॉलेज लेना है, यही रियलिटी है। उस कॉलेज में आपको 5.5 साल पढ़ना है, ये भी रियलिटी है। तो ये थी इस वीडियो के अंदर जो मैं कहना चाहता था, मैसेज देना चाहता था, वो सारी ज़रूरी बातें। उम्मीद है कि आपको मेरी बातें समझ में आई होंगी, कट ऑफ से रिलेटेड सारी चीज़ें क्लियर हो गई होंगी। आगे इसी तरीके से आपके लिए कंटेंट लाता रहूँगा। कुछ आने वाले वीक में बहुत इंपॉर्टेंट और अच्छा कंटेंट आपके लिए आने वाला है, तो चैनल से प्लीज़ जुड़े रहिए। वीडियोस को पूरा देखिए, जिन्होंने वीडियोस को पूरा देखा मुझे लगता है कि उनको प्रॉपर कंक्लूजन मिला होगा अपने सभी सवालों का। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद इस वीडियो को देखने के लिए। मेरा नाम है शोभित वर्मा, मैं नीट की काउंसलिंग के लिए इस चैनल को रन करता हूँ, इस चैनल का ओनर हूँ अगर आप लोग पहली बार देख रहे हैं। एंड पिछले 4 साल से मैं काउंसलिंग करा रहा हूँ, मुझे पर्टिकुलरली प्रॉपर एक्सपीरियंस है। लास्ट ईयर भी मैंने मोर देन 500 स्टूडेंट्स की काउंसलिंग कराई है। तो अगर आप पेड काउंसलिंग प्रोग्राम्स में जुड़ना चाहते हैं, आप व्हाट्सएप पे इंक्वायरीज डाल सकते हैं। एंड चैनल को एटलीस्ट अपडेट्स के लिए फॉलो करिए, टेलीग्राम चैनल को ज़रूर फॉलो कर लीजिएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो। नमस्कार।